क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जब लिगेंड आता है मेटल की तरफ तो उसके साथ कोई ओवरलैपिंग वगैरह नहीं होती। यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंटरेक्शंस होती हैं। ये थ्योरी ज्यादातर रिपल्सिव इंटरेक्शन को डील करती है। ये थ्योरी कहती है कि जो पांचों डी ऑर्बिटल हैं उनके ओरिएंटेशन अलग अलग है। जैसे कि ये है Dx2Y2 जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के अलोंग है। ऐसे ही Dxy अगर हम लें तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस है। तो लिगेंड जब अप्रोच करता है मेटल की तरफ, लिगेंड के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब लिगेंड एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे उनके इलेक्ट्रॉन इस आने वाले लिगेंड से रिपेल होंगे। सो ऑर्बिटल्स which are laying in the direction of ligand will experience more repulsion and their energy will be raised more than those ligand, those orbitals which are जिनकी electron density which are placed away from ligand। अब ligand आ रहा है यहां से और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो ये वाला जो ऑर्बिटल है Dxy में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन नहीं होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन Dx2Y2 में प्रेजेंट है वो ज्यादा रिपेल हो जाएंगे। और इस रिपल्शन की वजह से जो डी ऑर्बिटल, पांचों डी ऑर्बिटल जो डीजेनरेट थे अब वो स्प्लिट हो जाएंगे और नॉन डीजेनरेट बन जाएंगे। दिस विल मेक डी ऑर्बिटल्स नॉन डीजेनरेट। मुझे बताओ यहां तक क्लियर हुआ सबको? और इन पांचों डी ऑर्बिटल का डीजेनरेट से नॉन डीजेनरेट होने को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। यहीं से हमने आज शुरू करना था। लिख लीजिए, दिस कन्वर्जन ऑफ फाइव डीजेनरेट डी ऑर्बिटल of metal into different sets of orbitals of different energy in presence of ligand, in presence of ligand या in presence of electrical field of ligand, in presence of electrical field of ligand is called crystal field splitting। और कितनी स्प्लिटिंग होगी, इनकी एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, दैट डिपेंड ऑन कितनी ज्यादा होगी कम होगी, रिपल्शन ज्यादा होगा या कम होगा, ये सब किस पे डिपेंड करता है? दिस स्प्लिटिंग डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ये सारे फैक्टर्स हम करेंगे, एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें ये जो पांचों डी ऑर्बिटल थे ये स्प्लिट हो जाते हैं दो सेट में, जिसमें जो एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन से?
dx2y2 और dz2 वो ज्यादा एनर्जी वाले हो जाएंगे, और 3 ऑर्बिटल dxy, dyz और dzx ये कम एनर्जी वाले हो जाएंगे, राइट। इनको हम कहते हैं T2g ऑर्बिटल, लो एनर्जी वालों को इनको कहते हैं EG ऑर्बिटल, हाई एनर्जी वाले EG और लो एनर्जी वाले T2g। T2g की एनर्जी लो क्यों है? क्योंकि ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं ये एक्सिस के ऊपर इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ये बीच में प्रेजेंट है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन दीज टू सेट ऑफ ऑर्बिटल, इसको हम कहते हैं डेल्टा ओ, डेल्टा ओ, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, crystal field splitting energy, energy difference between two set of d orbital is known as crystal field splitting energy। अब होगा क्या, देखिए इधर, ये जो दो ऑर्बिटल थे, दो सेट थे, dz2 dx2y2 और dxy dyz dzx, इनमें रिपल्शन ज्यादा था, they are repelled more, so they have more energy Eg, they repelled less, क्यों है रिपल्शन कम? क्योंकि वो लिगेंड के सामने ही नहीं है, दे आर अवे फ्रॉम लिगेंड, लेस रिपल्शन फ्रॉम इनकमिंग लिगेंड, दे आर लोअर इन एनर्जी, और ये है T2g। ये स्प्लिटिंग समझ में आई? इन दोनों सेट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। इसको जरा ध्यान से सुनिए, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। यहां तक लिखिए सबने? अभी देखिए, मान लीजिए किसी में डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, स्प्लिटिंग हुई, ये 2 ऑर्बिटल Eg और ये 3 ऑर्बिटल T2g। तुम्हें पता है हुन्स रूल वगैरह या ऑबो रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल में जाते हैं। अभी जो पांचों ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स थे, दे विल प्रेफर टू बी एंटर्ड इन दिस ऑर्बिटल, T2g में सारे फिलअप हो जाएंगे और पेयरिंग हो गई। तो पेयरिंग का रीजन क्या था कि जब लिगेंड आता है और लिगेंड बहुत स्ट्रांग है तो स्प्लिटिंग भी बहुत ज्यादा कर देता है, और इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है T2g में आने की टेंडेंसी उनकी बढ़ जाएगी। सो होगा क्या, that electrons present in Eg orbital, अभी तो ये सारे बराबर के है ना, डिजेनरेट थे, T2g Eg सब बराबर थे, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Eg ऑर्बिटल will shift to T2g orbital to minimize repulsion, minimize repulsion from approaching ligand। जो लिगेंड आ रहा था, देखो ये मैं 2 ऑर्बिटल बता रही हूँ, एक ये वाले हैं और एक इनके बीच वाले हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड था वो आ रहा था यहां से, तो इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन था वो क्या करेगा, जाके इसमें जंप कर जाएगा ताकि आने वाले लिगेंड से ये ऑर्बिटल इसका एम्प्टी हो जाए, खाली हो जाए। इस ऑर्बिटल को खाली बनाने के लिए, इस ऑर्बिटल को खाली बनाने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे ऑर्बिटल में चला। जैसे यहाँ मैंने बताया कि ये जो ऑर्बिटल थे, मान लीजिए DXY था, DYZ था, DZX था, DZ2 था और DX2Y2 था, तो DX2Y2 के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके इनमें आ जाएंगे, जिससे कि एक्सिस जो है वो खाली हो जाए, एक्सिस के सारे ऑर्बिटल खाली हो जाए
और उनका अप्रोचिंग लिगेंड से रिपल्शन ना हो। तो अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन ये D5 से अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, T2G5, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही रह गया। हालांकि पेयर अप होना हुन्स रूल के अगेंस्ट है, पेयरिंग से भी रिपल्शन होता है। तो हमें देखना क्या है कि इस लिगेंड के साथ ज्यादा रिपल्शन हो रहा है या पेयरिंग के साथ ज्यादा रिपल्शन हो रहा है। जहां रिपल्शन ज्यादा हो रहा होगा उसी को वो अवॉइड करेगा। अब जैसे देखें कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है MnCN6 -4 और MnH2O6+2, दोनों के अंदर मैंगनीज +2 स्टेट में है, 3D5 है, इसमें भी 3D5 है। यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा हुई, एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा हुआ। तो अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो ये कभी भी ऊपर नहीं जाना चाहेगा और इट विल ट्राई टू पेयर अप। पांचों इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए और पेयर अप हो गए और कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया इसका, T2G5 Eg0। लेकिन सेकंड वाले में क्या था, एनर्जी का डिफरेंस कम है क्योंकि लिगेंड वीक है। लिगेंड वीक है मतलब लिगेंड सामने से आ रहा है पर उतना रिपल्शन नहीं कर रहा वो। अगर लिगेंड वीक है, उसके इलेक्ट्रॉन उसके अपने पास ही पड़े हुए हैं, वो उसको इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपल्शन नहीं होने दे रहा, तो इनके बीच की स्प्लिटिंग कम हो जाएगी। स्प्लिटिंग कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेयर अप हो जाएगा। वो कहेगा कि लिगेंड से तो रिपल्शन हो नहीं रहा इतना, तो क्यों ना सिंगल सिंगल फिल हो जाए। तो यहाँ पर क्या था, स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस, so it will avoid pairing। ये लिगेंड के सामने ही रहना चाहेगा क्योंकि लिगेंड पेयरिंग नहीं कर रहा। और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G3 Eg2। सो ये जो चीज हम हाइब्रिडाइजेशन में कर रहे थे कि वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग होती है, उसका रीजन यहाँ पता चलेगा। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि पेयरिंग एनर्जी is more than the splitting energy with weak ligand। जबकि सेकंड वाले में क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी is less than the splitting energy। क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग था। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना चाहता है और वीक लिगेंड में वो सिंगल सिंगल फिल होना चाहता है। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग हो गई। अगर लिगेंड स्फेरिकली हर तरफ से अप्रोच कर रहा होता, यूनिफॉर्म फील्ड होता लिगेंड का, हर तरफ से बराबर आ रहे होते, तो सारे ही ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल मैग्नीट्यूड से रेज होती, पर ऐसा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ कॉन्फ़िगरेशन कुछ और, वीक लिगेंड के साथ कॉन्फ़िगरेशन कुछ और हो जाए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ इट इज फेवरेबल फॉर इलेक्ट्रॉन टू बी पेयर्ड अप, वीक लिगेंड के साथ इलेक्ट्रॉन विल अवॉइड पेयरिंग। हाँ जी बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अब जरा कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैं बताती हूँ जिसमें ये पेयरिंग होगी या नहीं होगी, या कॉन्फ़िगरेशन कैसे होंगे लिगेंड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। मुझे बताइए, स्लाइड सबने देख ली? कि अगर मान लो कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 D3 है। अब 3 इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें पता है, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, 3 इलेक्ट्रॉन तो हमेशा नीचे T2G में जाने ही है। स्प्लिटिंग होती या नहीं होती कोई फर्क नहीं पड़ता ना। सो D1 D2 D3 will always have same configuration both with strong and weak ligand।
क्योंकि यहाँ पेयरिंग तो तब होगी जब 4 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। मान लीजिए 3 भी है तो 3 सिंगल हो जाएंगे। प्रॉब्लम तो फोर्थ के लिए आती है ना कि चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो या ऊपर जाए, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेम रहने वाला है। क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा? T2G1, T2G2, T2G3, EG0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन 8 होते, 8 इलेक्ट्रॉन हो, D8 हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम खुद देखो, चाहे ये सिंगल सिंगल फील्ड हो या पेयरिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो जरा, ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमेशा ही ऐसे रहने वाला है। इसका कॉन्फ़िगरेशन विल ऑलवेज बी T2G6, EG2, बोथ विद स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड। ऐसे ही अगर ये D9 है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, T2G6, EG3। स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड में फर्क तब पड़ता है जब कॉन्फ़िगरेशन D4, D5, D6, D7 हो। D10 में भी नहीं फर्क पड़ने वाला, इट इज ऑलवेज T2G6, EG4। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है D1, D2, D3, D8, D9, D10, where electronic configuration of the complex is not affected by strength of ligand। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए या वीक लिगेंड ले जाए, हमेशा सेम रहे। मुझे बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जो भी सामने स्लाइड पे लिखा हुआ है? अब कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कहाँ आएगा उस पे आते हैं। अब इसको सुनिएगा ध्यान से। इफ कॉन्फ़िगरेशन इज D4 और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा? मुझे बताओ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा पेयरिंग करना, है ना। तो 1 2 3 एंड 4, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? T2G4, EG0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये वीक लिगेंड पर आते हैं। क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होना चाहेगा, सो इट विल बी 3 here and 1 in EG। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइब्रिडाइजेशन भी कुछ यही कहता था। तो तुमसे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा ना, तुम ये वाला बताओगे, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कहते हैं हम फ्री स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन। जब लिगेंड नहीं था तब ये कॉन्फ़िगरेशन था, लेकिन जब लिगेंड आया तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ तो तुम देख रहे हो पहले भी 4 है, बाद में भी 4 है। इसका मतलब स्प्लिटिंग के बाद भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अफेक्टेड नहीं हुए। और मुझे D5 का कॉन्फ़िगरेशन बताइए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा? सबसे पहले T2G फेल होगा ना, यस, T2G5, EG0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1। EG खाली रहेगा। और वीक में क्या होगा? T2G3, EG2। जितने इलेक्ट्रॉन T2G में 3 गए, 2 उसमें चले गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आ गया ना, तो D4, D5 में लिगेंड का इफेक्ट पड़ता है।
तुम देख रहे हो जितना स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा, जितना पावरफुल लिगेंड होगा, जितना उसका फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, उतना ही इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा आएगा, डेल्टा ओ ज्यादा होगी। क्योंकि अगर लिगेंड स्ट्रांग होगा, मेटल के ज्यादा पास पहुंचेगा, मेटल के ज्यादा पास पहुंचेगा तो उनके इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी ज्यादा करेगा, एनर्जी का गैप बढ़ जाएगा। अगर मेटल पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो लिगेंड को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, जितना वो अपनी तरफ लिगेंड को खींचेगा, जितना लिगेंड उसके पास पहुंचेगा, उतना ही उनके इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी ज्यादा करेगा, स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी। जितने ज्यादा लिगेंड आएंगे, अब मान लो ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड आ रहे हैं, टेट्राहेड्रल में या स्क्वायर हेड्रल में 4 आ रहे हैं, तो इन दोनों में स्प्लिटिंग किसके अंदर ज्यादा होगी? ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा लिगेंड आ रहे हैं। तो कई चीजों पे ये स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है, जितनी स्प्लिटिंग ज्यादा उतने पेयरिंग के चांसेस ज्यादा। ये स्लाइड लिख ली सबने? अब जरा D6 पे आते हैं। D6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तुमसे कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा। D6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऑक्टाहेड्रल, कॉन्फ़िगरेशन बताइए। ये होगा T2G6 EG0, और D6 वीक फील्ड लिगेंड, वीक लिगेंड ऑक्टाहेड्रल, यह आएगा T2G4 EG2, क्योंकि जब ये स्प्लिटिंग होगी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फेल होंगे, 1 2 3 4 5, अब 6 तो इसमें आएगा ही ना। ऐसे ही D7 होता तो T2G6 EG1, लेकिन अगर ये वीक होता तो देखिए क्या होता। D7 में 1 2 3 4 5 6 7, चेंज आ गया ना? क्या बना ये? T2G5 EG2, अनपेड इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। So these are the electronic configuration depending on strength of ligand, strong और weak में कैसे ये चेंज होता है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कई बार एडवांस लेवल पर अगर कुछ पूछ लिया जाए तो उसका एक कॉन्सेप्ट मैं बता देती हूँ। एक बार इस तरह का कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है तो तुम्हें इट्स बेटर कि तुम्हें बता ही देती हूँ। यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। ये है कि ये मेटल है फ्री स्टेट में, फ्री मेटल आयन, और इस पे लिगेंड आया। ठीक है, अगर लिगेंड जो है सब तरफ से बराबर आता तो एवरेज एनर्जी, एनर्जी रेज होती, एवरेज एनर्जी ऑफ मेटल आयन इन स्फेरिकल फील्ड, एनर्जी रेज हो जाती पांचों डी ऑर्बिटल की इक्वली रेज होती। लेकिन क्योंकि ये इक्वली रेज नहीं हुई, ये इसकी एवरेज एनर्जी है। एवरेज एनर्जी लेवल, उसको बैरी सेंटर भी कहते हैं। लेकिन ये जो पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वली रेज नहीं होती, इसमें से 2 की एनर्जी ज्यादा रेज होती है, 3 की एनर्जी, ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, जो सारी एनर्जी है वो हायर वाले 2 में चली गई और उनके कंपैरिजन में T2G की एनर्जी कम हो गई। तो हम यहाँ क्या कहते हैं कि जो ऊपर वाले 2 ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी अगर 3/5 से रेज हुई तो नीचे वाले 3 की -2/5 से डिक्रीज हो। जैसे कि अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन होते और ये पांचों इलेक्ट्रॉन अगर सपोज सिंगल सिंगल फिल होते तो ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितने से रेज होती? 3/5 × 2, उससे रेज हो जाती है। और ये तीनों की एनर्जी कितने से डिक्रीज होती?
तो जितनी इंक्रीज हुई है उतनी डिक्रीज हो गई ना पर इलेक्ट्रॉन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हम इस तरह से करते हैं, फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन विच गोज इन द ईजी ऑर्बिटल its energy increases by 3/5, and for every electron which goes in the T2G orbital, its energy decreases by 2/5 to make the average energy equal. So in octahedral complex, electron which is occupied in T2G orbital has energy -2/5 delta O, जितनी भी टोटल एनर्जी इंक्रीज हुई है, -2/5 delta O relative to the Barry center of d orbital, जो कि एवरेज एनर्जी है, इसको बैरी सेंटर भी कहते हैं। जो एवरेज एनर्जी है उसका -2/5 डेल्टा ओ से डिक्रीज हुई है। और इससे क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा ना। सो द कॉम्प्लेक्स इज स्टेबलाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 0.4 डेल्टा ओ, या फिर क्या कह सकते हैं, इसकी एनर्जी 2/5 डेल्टा ओ से डिक्रीज हुई। स्टेबलाइज होना मतलब एनर्जी का कम होना। दिस इज कॉल्ड CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। दिस इज कॉल्ड CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और अगर इलेक्ट्रॉन हायर वाले में जाता तो फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन एनर्जी इंक्रीजेस बाय 0.6 डेल्टा ओ, नहीं, ये इतने से कम हुई तो ये टोटल एनर्जी की इतने से ज्यादा हुई। तो यहां मैं ऊपर लिख रही हूं, फॉर EG orbital energy for each electron, ये रिपल्शन की वजह से increases by +3/5 डेल्टा नॉट और by 0.6 डेल्टा नॉट। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है मतलब स्टेबिलिटी कम हो रही है। अगर ये डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अगर अभी जो मैंने बताया डायग्राम, इसके अकॉर्डिंग तो जितनी एनर्जी इंक्रीज हो रही है उतनी डिक्रीज हो रही है। इस केस में स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 हो जाएगी ना। इस केस में स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 हो जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, इतनी एनर्जी कम हुई, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, इतनी एनर्जी रेज हो गई, टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी विल बी 0। अब जैसे कि ये स्लाइड लिखी सबने, दिस वन, अब जैसे हमारे पास है कॉन्फ़िगरेशन D4, ठीक है, और पेयरिंग नहीं हो रही, ऐसे है इलेक्ट्रॉन। अब CFSE निकालनी है। इन तीनों की एनर्जी डिक्रीज हो रही है -2/5 से, और इस एक की एनर्जी इंक्रीज हो रही है बाय 3/5 डेल्टा नॉट से। अभी बताइए कितनी हो गई। -1.2 प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, तो टोटल क्या हुआ, -0.6 डेल्टा नॉट। तो हम क्या कहेंगे, ये स्टेबलाइज हो रहा है 0.6 डेल्टा नॉट से, क्योंकि इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, नेगेटिव में आ रही है।
लेकिन अगर ये ऐसा पेयरिंग कर लेता, अगर ये पेयरिंग कर लेता, चारों इलेक्ट्रॉन इसमें आते, तो CFSE क्या होती? चारों की एनर्जी डिक्रीज हुई 2/5 से, प्लस एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गया, तो 1 पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग से भी तो एनर्जी बढ़ती है ना, पेयरिंग करने से रिपल्शन होता है, उससे एनर्जी बढ़ती है। -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी। तो सेकेंड केस में स्टेबलाइजेशन ज्यादा हुआ ना, पेयरिंग से कितना डिफरेंस आ जाएगा? ज्यादा तो नहीं आएगा। सॉरी 2.4 नहीं है ये, 1.6 आएगा ना। और इसमें क्या था, बिकॉज डेल्टा नॉट वॉज ग्रेटर देन पी, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा था, इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी कम थी। तो ये इसको हम नेग्लेक्ट भी कर दें तो क्रिस्टोफर स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हुई ना, तो इन दोनों में से विच कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबलाइज्ड? सेकेंड वन। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेबलाइजेशन ज्यादा हुआ, सिस्टम की टोटल एनर्जी ज्यादा कम हुई, क्योंकि पेयरिंग करके जो लिगेंड के सामने से इलेक्ट्रॉन चला ही गया। अगर वो लिगेंड के सामने रहता तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रिपेल होता, अब लिगेंड के सामने ही नहीं है तो रिपेल भी नहीं हो रहा। आई थिंक ये तरीका समझ में आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेट की जाती है क्रिस्टोफर स्टेबलाइजेशन एनर्जी, अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग नॉर्मली बाकी ज्योमेट्री से ज्यादा होती है, क्योंकि जो लिगेंड है वो एक्सिस के अलोंग अप्रोच करता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा लिगेंड अप्रोच करता है। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे आते हैं, पर उससे पहले एक चीज बताती हूँ मैं तुम्हें। ये स्लाइड सबने लिख ली, दिस वन? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो लिगेंड है वो फेसेस के अलोंग आ रहा है, जो मेटल है वो सेंटर में, दिस इज द मेटल, क्यूब के सेंटर में मेटल है, और जो लिगेंड है, ligands are approaching through the faces of cube, और ये एक्सेस x और y एक्सेस हो जाएगा, और ये z एक्सेस हो गया आगे वाले फेस का सेंटर। सो इन octahedral complex, in a cube where ligands are placed at the center of cube faces, जबकि टेट्राहेड्रल में क्या होगा, तुम्हें अगर सॉलिड स्टेट का कुछ याद हो तो टेट्राहेड्रल में कहते हैं ऑल्टरनेट कॉर्नर ऑफ क्यूब, तो जोड़ दें तो एक टेट्राहेड्रा बन जाता है। अगर मेटल सेंटर में है तो लिगेंड जो है वो अप्रोच कर रहा है ऑल्टरनेट कॉर्नर से, मतलब यहां से, यहाँ लिगेंड होगा, फिर यहाँ आगे होगा, फिर ये पीछे वाले में होगा, और ये आगे वाले में होगा। तो यहाँ से लिगेंड अप्रोच कर रहा हो, अगर एक क्यूब के सेंटर पर मेटल मान लें तो लिगेंड का अप्रोच यहाँ से होने वाला है। In tetrahedral complex in a cube, ligands are on alternate corner. तो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन तब बनता है, ये शेप तब बनती है जब लिगेंड्स जो हैं दे आर प्लेस्ड ऑन द ऑल्टरनेट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तुम देख रहे हो कि लिगेंड डू नॉट अप्रोच एनी ऑर्बिटल डायरेक्टली। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स
ligands do not approach any orbital, any d orbital directly, but क्योंकि in between the axis ligand approach कर रहा है, they are comparatively more closer to 3d orbitals, but ligands are closer to 3 डायरेक्टली, तो उसको भी नहीं अप्रोच कर रहे पर थोड़ा सा पास है उनके, 3 orbitals that lie between the axis, that is dxy, dyz, dzx. सबसे पहले तो यहाँ रिपल्शन होता ही बहुत कम है, बट जो थोड़ा बहुत होता है उसमें जो नीचे वाले 3 डी ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा रेज हो जाएगी ना. सो द एनर्जी ऑफ 3d orbital raised more than the 2 orbital. इसका मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कुछ और होगी ना, इसमें 3 ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी ज्यादा और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी कम, और यहाँ पर जी नहीं लगाते. जी जो है ना सिमेट्री से रिलेटेड है, जैसे ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर है तो प्लेनर आ जाता है ना, तो जहां सिमेट्री होती है वहां जी टर्म लगाते हैं. ये ए सिमेट्री है इसलिए सिर्फ ई लिखते हैं और T2 लिखते हैं. तो ये जो T2 ऑर्बिटल हैं जो कि हाई एनर्जी वाले हो गए वो थे dxy, dyz, dzx, जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग ऑपोजिट थी. इसमें 3 ऑर्बिटल कम रिपेल हो रहे थे, एक्सिस वाले ज्यादा रिपेल कर रहे थे, dz² और dx2y2 जो eg थे, और T2g कम एनर्जी वाले थे क्योंकि वो रिपेल नहीं हो रहे थे. तो स्प्लिटिंग का पैटर्न टेट्राहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल से जस्ट ऑपोजिट है. पहला, यहाँ T2 ऑर्बिटल की एनर्जी टेट्राहेड्रल में थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि वो लिगेंड के थोड़े से ज्यादा पास है. सो अब हमारे पास ये 2 ऑर्बिटल्स में चेंजेस क्या आए देखिए जरा इधर. इन टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के बाद dx2y2 और dz², they are more stable and their energy is lower, और dxy, dyz and dzx, they are unstable and their energy is more. इसको हम कहते हैं T2, इसको कहते हैं E. जबकि ऑक्टाहेड्रल में dx2y2 and dz², they are less stable, more repelled by ligand, more energy. और इसको कहते हैं हम क्या, Eg. और dxy, dyz, dzx, they are more stable, repelled less energy. तो इलेक्ट्रॉन तो लेस एनर्जी वाले में पहले जाना चाहता है. ऑक्टाहेड्रल में हम एनर्जी क्या बताते हैं, ऊपर वाले की एनर्जी रेज हुई 2/5 से, सॉरी 3/5 से, और इसकी एनर्जी डिक्रीज हुई 2/5 से. जबकि टेट्राहेड्रल में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना, इन दो की एनर्जी डिक्रीज होगी 3/5 से और इन 3 की एनर्जी रेज होगी 2/5
5 से। पर इलेक्ट्रॉन हम क्या कहेंगे, 0.4 डेल्टा टी, टी मतलब टेट्राहेड्रल से इसकी एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुई, सॉरी ऊपर वाले की इंक्रीज हुई प्लस, और नीचे वाले की पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुई 0.6 डेल्टा टी से। जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या था, ऊपर वाले के लिए एनर्जी 0.6 डेल्टा ओ से इंक्रीज हुई और नीचे वाले के लिए -0.4 डेल्टा नॉट से कम हुई। हाँ, ये वैल्यू फिक्स्ड है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई splitting of tetrahedral complex is much smaller than octahedral complexes। तुम्हें पता है CFSE जो है splitting energy डेल्टा टी, जो डेल्टा टी है, it is nearly 50% of delta O। Splitting energy in tetrahedral complex is 4/9 of delta O। तो रीजन क्या देंगे, why in tetrahedral complexes splitting energy is much lower than the octahedral complexes। क्या रीजन अब कह सकते हैं हम इनका। पहला रीजन, लिगेंड का नंबर कम है, टेट्राहेड्रल में ओनली 4 लिगेंड अप्रोच इंस्टेड ऑफ 6। मुझे बताओ, ये स्लाइड लिख ली सबने, दिस वन। Why delta T is less than delta O। पहला रीजन, ओनली 4 ligand approach instead of 6। और दूसरा मेजर रीजन क्या है कि कोई भी ऑर्बिटल विल नॉट कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड। डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स doesn't coincide with direction of approaching ligand in tetrahedral। ऑक्टाहेड्रल में तो बिल्कुल एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है लिगेंड, जहां पर ऑर्बिटल पड़ा हुआ है वहीं लिगेंड आ रहा है। सो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पेयरिंग होती ही नहीं है। पेयरिंग इज नॉट प्रेफर्ड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। फिलिंग जरूर उस तरह से होती है पर पेयरिंग कभी प्रेफर नहीं कर। पेयरिंग इज नॉट प्रेफर्ड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एज स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस। तो इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल ही फिल होना चाहता है। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ तुम्हें इसका। जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का अंडरस्टैंड करने वाला पार्ट है, यही वाला है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड लिखी सबने, तो देखिए एग्जांपल, जैसे कि COCl4 -2 कॉम्प्लेक्स था, कोबाल्ट +2 है, टेट्राहेड्रल है। मैं बताया था कि बड़ा लिगेंड आ जाए, वीक लिगेंड आ जाए तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। हाइब्रिडाइजेशन भी यही बताती थी। कोबाल्ट +2 है, D7 है। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग हुई 2 और ये 3 में स्प्लिट हो गया। बट इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, E4
इट इज E4 T2 3। इन तीनों की एनर्जी इंक्रीज हुई 2/5 डेल्टा टी से, और इन चारों की एनर्जी डिक्रीज हुई -3/5 डेल्टा टी से, या इसको -0.6 डेल्टा टी भी कह सकते हैं, इसको +0.4 डेल्टा टी भी कह सकते हैं। अब जरा CFSE निकाल कर देखें। 4 की डिक्रीज हो रही है -0.6 डेल्टा टी से, और 3 की इंक्रीज हो रही है 0.4 डेल्टा टी से, प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब बताइए नेट क्या हुआ, -1.2 डेल्टा टी से। तो CFSE क्या हुई इसकी, -1.2 डेल्टा टी। अब तुम खुद सोचो कि अगर ये मान लो D10 कॉन्फ़िगरेशन होता तो CFSE तो 0 हो जाती, D5 होता तब भी CFSE 0 हो जाती, D0 होता तब भी 0 हो जाती, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हैं और इसमें 3 है तो CFSE 0 हो जाएगी। तो जिसकी CFSE नेगेटिव होती है, ऐसे कॉम्प्लेक्स थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं। ये था हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब जरा आते हैं हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पर। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एक स्पेशल केस है ऑक्टाहेड्रल का। जैसे ऑक्टाहेड्रल में स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल है, जो Z एक्सिस से आने वाले लिगेंड को अगर हम हटा दें तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सो द टू लिगेंड्स अप्रोचिंग फ्रॉम Z axis are removed from the complex, leaving only the ligand in square plane. अब ये Z एक्सिस वाले 2 लिगेंड क्यों हटाने पड़े, उसका रीजन क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते। ये ज्योमेट्री तब होती जब कॉन्फ़िगरेशन D8 या D9 होता। 6 इलेक्ट्रॉन T2G में भर भी गए तो भी बचे हुए 2 को EG में जाना ही पड़ा। और अगर वो 2 ऑर्बिटल्स DZ स्क्वायर में चले जाते तो नेचुरली Z वाले लिगेंड रिपेल होते और उसको हमें रिमूव करना पड़ता। So this geometry is favored by D8 configuration in strong ligand, क्योंकि ligand strong होगा तभी वो ज्यादा रिपेल करेगा। अगर मान लो जो DZ स्क्वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है और वहां से लिगेंड आ रहा है तो लिगेंड को हमें हटाना पड़ेगा। कैसे, देखिए जरा इधर। पहले बताओ ये स्लाइड लिख ली सबने? अब जैसे कि मान लो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, स्प्लिटिंग हुई, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हुई, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फेल हो गए, 2 इसमें चले गए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं DX2Y2 और DZ स्क्वायर में, अब DX2Y2 में तो जो है 4 लिगेंड आ रहे हैं स्क्वायर से, तो यहाँ से 4 लिगेंड आ रहे हैं,
ऊपर से Z एक्सिस से 2 लिगेंड आ रहे हैं। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको दोनों इलेक्ट्रॉन वो dz² में डाल देगा, ये फिर से आगे स्प्लिट हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन dz² में आ गए और dx2y2 को उसने खाली कर दिया। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन dz² में आ गए तो z एक्सिस से आने वाले लिगेंड को तो हमें हटाना ही पड़ेगा ना, टू मिनिमाइज द रिपल्शन। हालांकि ये जो 3 T2G है इनमें भी स्प्लिटिंग हो जाती है, इसमें भी स्प्लिटिंग हो जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये dxz dyz ये थोड़े कम एनर्जी वाले हैं और xy वाले थोड़े से ज्यादा एनर्जी वाले हैं, x2y2 वाले तो और भी ज्यादा एनर्जी वाले हैं। तो इस तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ आना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हो जाएंगे, कीपिंग द dx2y2 वेकेंट। तुम्हें याद होगा स्क्वायर प्लेनर में हम कहते हैं कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, हम कहते हैं dx2y2 पार्टिसिपेट करता है। ये थ्योरी क्या कहती है, dx2y2 खाली रखते हैं ताकि रिपल्शन ना हो, क्योंकि x और y एक्सिस से जो लिगेंड आ रहे हैं, 4 लिगेंड आ रहे हैं, इसलिए अगर dx2y2 में कोई इलेक्ट्रॉन हुआ तो सबसे ज्यादा रिपेल्ड होगा। सो हम यहाँ क्या कहते हैं, हाई एनर्जी dx2y2 remain vacant and dz² will have electron pair. So the ligand approaching from z axis are removed due to repulsion. और इसीलिए उसका स्क्वायर प्लेनर ही रह जाता है, बाई पिरामिड खत्म ही हो जाता है। No ligand will approach from z axis. No ligand will approach from z axis, क्योंकि z axis पर प्रेजेंट ऑर्बिटल में हमने वो इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज स्पेशल केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जब इलेक्ट्रॉन मेटल के पास ज्यादा हो जाएं, उसके dz² में भी इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो dz² के इलेक्ट्रॉन को हमें वहां के लिगेंड को हमें हटाना पड़ेगा। और याद रखिएगा जितनी भी 4D और 5D सीरीज है with D8 configuration and coordination number 4 are square planar. उनमें हमेशा पेयरिंग हो जाती है, क्योंकि 3D और 4D सीरीज के मेटल्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, वो लिगेंड को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेते हैं। जब वो लिगेंड को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेते हैं तो रिपल्शन भी ज्यादा होगा, इसलिए Z और एक्सिस वाले ऑर्बिटल को हमें हटाना पड़ेगा। सिर्फ 3D सीरीज में पॉसिबिलिटी होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बाकियों में नहीं होती। हाँ, इनिशियली 4 लिगेंड विल अप्रोच फ्रॉम x एंड y एक्सिस। बचे हुए 2 लिगेंड अप्रोच तब करेंगे जब dz² खाली होगा। अगर ये खाली होता ना, तब यहाँ भी लिगेंड आ जाता और ये ऑक्टाहेड्रल बन जाता। लेकिन अगर dz² में कोई इलेक्ट्रॉन है तो z एक्सिस से आने वाले जो लिगेंड है वो रिपेल्ड हो जाते हैं, या इतना रिपल्शन ज्यादा हो जाता है कि हट ही जाते हैं, वो हट जाते हैं, तो ये शेप क्या आ जाती है, स्क्वायर प्लेनर। अब तुम्हें पता होगा कॉपर +2 में D9 होता है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। D9 है मतलब एक इलेक्ट्रॉन है अभी भी यहाँ भी, और यहाँ कहीं पड़ा हुआ है 4p। तो कॉपर +2 में क्या होता है, इसका जो एक, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन में कि कॉपर +2 में उसका एक इलेक्ट्रॉन भी जंप करके आगे चला जाता है 4p में, क्योंकि 4p की एनर्जी dx2y2 से भी कम है, क्योंकि p ऑर्बिटल जिस तरह से है वहां पर कोई लिगेंड नहीं आ रहा। z मान लो ये 4pz है,
4pz की तरफ तो कोई लिगेंड है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके या 4p में चला जाता है। तो कॉपर +2 में जो एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हम बताते हैं वो इसलिए बताते हैं कि द रिमेनिंग वन इलेक्ट्रॉन इफ it is in x2y2 orbital it will be repelled more by 4 ligand, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन को कम करने के लिए नेक्स्ट जो है 4pz में चला जाता है, जहां उसको कोई रिपल्शन फेस नहीं करना पड़ रहा। मुझे बताओ ये चीज समझ में आई? याद है ना एपिटाइजेशन में बताते थे हम, D9 है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला गया और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया था, हमें रीजन नहीं पता चल रहा था क्यों जंप करके गया था, अब रीजन पता है, क्योंकि जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो dx2y2 में जाएगा ही और कुछ है ही नहीं ऑर्बिटल। अब dx2y2 में जाएगा, जैसे ही लिगेंड xy एक्सिस से अप्रोच करेंगे इस इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन होगा, और इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के इलेक्ट्रॉन वो जगह छोड़ के किसी दूसरे ऑर्बिटल में चला जाएगा एंड दैट विल बी 4pz। हाँ जी बताएं, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ये थी हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो इजीली एक्सप्लेन करती है इन तीनों कैटेगरी के कॉम्प्लेक्सेस को। ये स्लाइड लिख ली सबने? अब एक और टर्म आती है, ये इवन ये क्वेश्चन नीट में भी एक बार पूछा गया था, और ये था जॉन टेलर्स इफेक्ट, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। क्या होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन? तुम देखो तुम्हारा जो रेगुलर ऑक्टाहेड्रा है वो यही होता है, सारे लेंथ सेम है ना, ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रा है। बट कई बार क्या होता है इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रा बनता है, मतलब ये जो ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड्स हैं लॉन्गर हो जाते हैं, दीस ऑर्बिट बॉन्ड्स आर लॉन्गर, ये इलोंगेटेड है। sometime it also happen, सुहानी अभी मुझे नहीं पता किस पेज पर है, पर साइनॉप्सिस में दिया हुआ है, ये कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रा है, ये कंप्रेस्ड है, इसमें ऊपर और नीचे वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये छोटे हो रहे हैं, कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रा, ये रेगुलर है। इसी डिस्टॉर्शन को जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहते हैं, दैट शेप ऑफ octahedral complexes of transition metal are affected by whether d orbitals are symmetrically or unsymmetrically filled। और इसमें हमारे पास दो केसेस आते हैं कि अगर सिमेट्रिकल हो तो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल हो तो क्या होगा। ऑब्वियसली अगर सारे डी ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फिल्ड हो तो जो रिपल्शन है वो सिमेट्रिकल होगा और हमें रेगुलर ऑक्टाहेड्रा मिलेगा। इफ अगर रिपल्शन इक्वल हो तो सारे लेंथ बराबर हो जाएंगे ना। इफ डी ऑर्बिटल्स आर, मतलब मान लो D10 है, सभी के अंदर बराबर इलेक्ट्रॉन, हर तरफ से रिपल्शन बराबर हो रहा है। इफ डी ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकली फिल्ड, they will repel 6 ligand equally and structure will be regular octahedra, and structure will be regular octahedra, no distortion। लेकिन अगर d ऑर्बिटल asymmetrically filled होंगे तो उनमें कुछ लिगेंड से रिपल्शन ज्यादा, कुछ लिगेंड के रिपल्शन कम, और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रा आएगा। इसी डिस्टॉर्शन को जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहते हैं।
if d orbitals are unsymmetrically filled, they will repel some ligands more than other. So structure will be distorted. Structure will be distorted octahedra. और ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रा दो तरह का हुआ, एक इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रा एंड कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रा. दिस डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड जॉन टेलर डिस्टॉर्शन. यहां तुम समझ रहे हो इलोंगेटेड कब बनेगा, जब z एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाए, z ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाए, तो z एक्सिस पर आने वाले लिगेंड ज्यादा रिपेल होंगे और ये इलोंगेटेड बन जाएगा. अगर dx2y2 में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाए, z वाले एक्सिस में जो ऑर्बिटल है वहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो ऊपर तो रिपल्शन होगा नहीं, पर स्क्वायर में रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा और ये कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रा बनेगा. जनरली ये एलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रा के ही एग्जांपल्स हमें मिलते हैं. और ये सारा कुछ ईजी ऑर्बिटल की वजह से होता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रा में जो T2G ऑर्बिटल है वो उस पर तो ज्यादा रिपल्शन हो नहीं रहा. तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का रीजन बेसिकली ईजी ऑर्बिटल्स हैं, वही रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी ईजी ऑर्बिटल है वही रिस्पॉन्सिबल है डिस्टॉर्शन के लिए. ये स्लाइड लिख ली सबने? लिख लीजिए. मुझे बताओ थोड़ा सा आइडिया लगा व्हाट इज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन? अगर ईजी ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो तो जो लिगेंड है उन पर इक्वल रिपल्शन नहीं होता, कुछ लिगेंड ज्यादा रिपेल हो जाते हैं, कुछ लिगेंड कम रिपेल हो जाते हैं. तो सेंटर के अराउंड उनकी डिस्टेंस चेंज हो जाती है, जो रिपेल होते हैं वो थोड़े से दूर चले जाएंगे. सो लिख लीजिए एज ईजी ऑर्बिटल point directly at ligand, so they will affect repulsion of ligands more and will be mainly responsible for octahedral distortion or John Taylor distortion. जैसे कि if dx2y2 have 2 electron but dz square is vacant, तो बताइए क्या होगा? Just tell me. ऐसी सिचुएशन हो तो क्या होगा? compressed, yes, octahedral compression. क्योंकि z एक्सिस से आने वाले लिगेंड वो तो रिपेल होंगे नहीं, पर x2y2 से आने वाले x और y एक्सिस से आने वाले ये रिपेल हो जाएंगे. तो कंप्रेस्ड में कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रा बन जाएगा. और अगर dz स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन होते तो या तो वो स्क्वायर प्लेनर बना देता,
नहीं तो ऑक्टाहेड्रा इलोंगेटेड बन जाता। इफ Z स्क्वायर हैव 2 इलेक्ट्रॉन but dx2y2 is vacant, it is octahedral elongation. अब जैसे कि ये देखिए, किस केसेस में कोई जॉन टेलर इफेक्ट नजर नहीं आएगा, वो एग्जाम्पल कौन से हैं? ये स्लाइड लिख लिया सबने, दिस वन। जैसे देखें, अगर D0 कॉन्फ़िगरेशन है या D2 कॉन्फ़िगरेशन है या D3 कॉन्फ़िगरेशन है, इन सब में क्या है? Eg ऑर्बिटल इज वेकेंट। Eg orbital is vacant both with strong and weak ligand. तो Eg खाली है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम, क्रोमियम +3 सॉल्ट। क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्रोमियम का क्या होता है? 3d5 4s1। तो क्रोमियम +3 में 3d3। अब 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में जाएंगे, Eg तो खाली ही रहेगा, कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। नो, ऐसा ही क्वेश्चन आया था नीट में कि इनमें से किसके अंदर नहीं होगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन? ड्यू टू सिमेट्रिकल distribution in Eg. ऐसे ही अगर ये D5 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड है, D5 है, वीक फील्ड है, सॉरी वीक फील्ड है, क्या होगा वीक फील्ड में? इक्वली स्पेस्ड होंगे ना, तो इक्वल है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना Eg का। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन Eg। इसी तरह से अगर ये इवन D5 भी होता और स्ट्रॉन्ग फील्ड होता, तो भी Eg खाली है, T2G5 है, Eg वेकेंट है, फिर से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसी तरह से अगर ये D6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, Eg खाली है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। या तो Eg इक्वली ऑक्यूपाइड हो तब नहीं होता, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, या खाली हो तब भी नहीं होता। अगर ये D8 है और वीक फील्ड है तो क्या होगा? D8 वीक फील्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से सिमेट्रिकल है। इसका एग्जाम्पल है NiF6 -4। फ्लोरीन वीक लिगेंड है ना, NiH2O6 +2। इन किसी में भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा और रेगुलर ऑक्टाहेड्रा बनेगा। अब डिस्टॉर्शन होगा कहाँ? हाँ, D6 इन वीक फील्ड में नहीं होगा। D6 इन वीक फील्ड
एक मिनट, D6, हाँ उसमें भी नहीं होगा बिल्कुल। देखिए जरा, D6 वीक फील्ड, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी EG इक्वली ऑक्यूपाइड है, इसमें भी नहीं होगा। नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा कहाँ? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किन केसेस में होगा? D4 वीक फील्ड, D4 वीक फील्ड मतलब T2G3 EG1, जैसे कि क्रोमियम +2 ले लें, मैंगनीज +3 ले लें, इनके कॉम्प्लेक्सेस हों, उनमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नजर आएगा। जैसे CrH2O6+2 में ये डिस्टॉर्शन नजर आएगा। जनरली इलोंगेटेड वाला ही ऑक्टाइड्रा बनता है। ऐसे ही D7 हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, T2G6 EG1, जैसे कोबाल्ट +2 है, निकल +2 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। D9 हो, बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक। T2G6 EG3, जैसे कि कॉपर +2 का कॉम्प्लेक्स हो कोई, तो ये डिस्टॉर्शन नजर आता है। अब आते हैं हम, ये थ्योरी किस तरह से कलर को एक्सप्लेन करती है, कि एक ही लिगेंड के साथ मेटल का जो कलर है वो अलग अलग क्यों आता है, क्या रीजन है कलर का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर में डिफरेंस का रीजन क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मुझे तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ में आई? तुम्हें पता है कंपाउंड्स में मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल देयर कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड, इवन सॉलिड स्टेट में, सॉल्यूशन में ये कलर्ड होता है। ट्रांजिशन मेटल में किसी भी चीज के कलर का रीजन क्या होता है, कि वो विजिबल लाइट का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी का पार्ट छोड़ देता है। जैसे अगर हम इसका कलर व्हील बनाएं, तुम लोगों ने जरूर कलर व्हील के बारे में पढ़ा होगा। ये कलर व्हील बनाते हैं हम, जैसे वेबग्योर की फॉर्म में अगर हम इसको लिखें, ये एक सेकेंड, तो VBGYOR ज्यादा कर दिया हमने, कलर व्हील। ये हमने 6 कलर लिख लिए। इसमें जो डायगनली प्लेस्ड कलर है ना, जैसे ये डायगनल है, ये डायगनल है और ये डायगनल है, मतलब वॉयलेट एंड येलो, रेड एंड ग्रीन, ऑरेंज एंड ब्लू, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अगर कोई कंपाउंड विजिबल लाइट के 7 कलर में से वॉयलेट कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, इट विल अपीयर येलो, इट विल अपीयर येलो। जो इमिटेड लाइट है उसका कलर येलो आएगा। अगर ये विजिबल लाइट का रेड वाला पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो कलर हमें नजर आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो नजर आएगा वो ग्रीन आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। सो किसी भी ट्रांजिशन मेटल में कलर क्यों होता है,
कि वो मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि ये विजिबल लाइट की कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी की लाइट को ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट कर देता है और रिफ्लेक्टेड लाइट में कलर आ जाता है। और जो कलर आएगा, कलर का एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट सारी ही लाइट एब्जॉर्ब कर ले तो क्या होगा? इट विल अपीयर ब्लैक, कोई कलर नहीं आएगा। या फिर वो ऑब्जेक्ट कोई भी लाइट एब्जॉर्ब ना करे तो सारी की सारी व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसका कलर व्हाइट आ जाएगा। मुझे बताओ, पहले तो ये चीज समझ में आई? कलर क्यों आते हैं पता चल गया सबको? सो द ट्रांजिशन metal has the property to absorb certain radiations from visible light, from visible region of the spectrum. Visible region of the spectrum, and the reflected light is colored. And this is the complementary pair. Yellow absorb करेगा तो violet नजर आएगा, violet absorb करेगा तो yellow नजर आएगा. And an object that absorb all visible light appear black, and an object that do not absorb any radiation will be colorless या white, एक ही बात है. और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट का कलर है ना, दैट इज इट विल हैव कॉम्प्लीमेंट्री कलर. ये तो था कलर का रीजन. अब कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा क्या होता है कि कलर में डिफरेंस आ जाता है? कोई येलो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो कोई वॉयलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका रीजन क्या है? ये स्लाइड लिख ली सबने? So in case of transition metal, when या complexes में when visible light falls on a complex, the electron gets raised from, ये energy absorb कर लेते हैं, raised from lower set of orbitals to higher set of orbital. अब मान लो ये 5d ऑर्बिटल थे और इसमें स्प्लिटिंग के बाद ये केस हो गया. ठीक है. अब विजिबल लाइट जब इस पे गिरी और इन दोनों के बीच में डिफरेंस था डेल्टा ओ, तो जितना एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ये जंप कर जाएगा T2g से EG ऑर्बिटल. So by absorbing certain wavelength of visible light, और वो कौन सी वेवलेंथ होगी? वो वेवलेंथ होगी उस एनर्जी वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा जो एनर्जी डिफरेंस को कॉम्पनसेट करते हैं. Some selected wavelength of visible light corresponding to the energy difference between these two set of energy level will be absorbed, और बाकी की बची लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी और उससे कलर आ जाएगा. So we can say some selected wavelength
some selected wavelength of visible light corresponding to energy difference between these sets of energy level will be absorbed. Rest is transmitted. इसका मतलब इस डेल्टा ओ की वैल्यू पर ये कलर डिपेंड करेगा कि इस डेल्टा ओ अगर ज्यादा हुआ तो ज्यादा एनर्जी वाली जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब करेगा। ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन मतलब लोअर वेवलेंथ वाली रेडिएशन। तुम्हें तो पता है एनर्जी E इज hc बाय लैम्डा। तो अगर हमें ज्यादा एनर्जी वाली लाइट चाहिए तो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट को वो अब्जॉर्ब कर लेगा। अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जंप करके ईजी में आ जाएगा और बची हुई लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी और इस तरह से उसका कलर आ जाएगा। कुछ समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं तुम्हें। देखिए इधर TiH2O6 +3 D1 कॉन्फ़िगरेशन है या T2G1 कॉन्फ़िगरेशन है। ये कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करता है it absorb radiation of 510 नैनोमीटर वेवलेंथ और ये वेवलेंथ येलो ग्रीन है। हमारे विजिबल जोन में येलो ग्रीन वाला रेंज है, उसको इसने एब्जॉर्ब कर रहा है। येलो ग्रीन ये वाला, तो उसका कलर वॉयलेट रेड के बीच में आ जाएगा। सो इट विल एब्जॉर्ब वेवलेंथ येलो ग्रीन एंड अपीयर रेड वॉयलेट, कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड वॉयलेट। पर्पल पिंक कलर होता है जिसका, जैसे केमेनोफोर का होता है ना, वैसा पर्पल पिंक कलर आता है। क्योंकि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है T2G से जब EG में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जब यहाँ जाएगा तो जो एनर्जी होगी वो एनर्जी जब उसको मिलेगी, ये एनर्जी अप्रोक्सीमेटली अब निकाल भी सकते हैं ना, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 240 किलो जूल आती है। ये एनर्जी हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, hc बाय लैम्डा वाले फॉर्मूले से। अगर इसने इतनी वेवलेंथ वाली लाइट अब्सॉर्ब की तो कितनी एनर्जी उसको चाहिए थी जंप करने के लिए। तो कलर को देख के हम डेल्टा ओ निकाल सकते हैं इसकी। मुझे बताओ ये चीज समझ में आ रही है कि इसने कौन से कलर की लाइट अब्सॉर्ब, जो कलर था उससे हमने उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकाला। कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो था, मान लो इसका कलर नजर आ रहा है रेड वॉयलेट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो ग्रीन होगा। येलो ग्रीन इज द लाइट एब्सॉर्ब, और जो वेवलेंथ इसने एब्सॉर्ब की उससे हमें अप्रोक्सीमेट एनर्जी पता चल जाए। तो जो एनर्जी डिफरेंस है, वो डिफरेंस दोनों शेल के बीच की स्प्लिटिंग एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कलर से हमें पता चल जाता है, या कलर ये क्यों है उसका आइडिया यहाँ से हम लगा सकते हैं। मुझे बताओ ये चीज समझ में आई सबको? वैसे तुम्हें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब कोई वेवलेंथ गिरती है सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाए। याद है ना वो ब्लैक बॉडी वाला रेडिएशन ग्राफ, पर कौन सी वेवलेंथ सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हुई उसको देखते हैं। जो जो ग्राफ प्लॉट करते हैं ना अब्जॉर्बेंस का ग्राफ, तो उसमें देखा जाता है कि कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट इसने सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब की। तो कलर भी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ मैं तुम्हें।
इधर देखिए, कोबाल्ट का फ्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स है और ये ग्रीन नजर आ रहा है। ऐसे ही कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है और ये नजर आ रहा है रेड। ऑरेंज रेड। फिर उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स है, ये कलर आ रहा है ऑरेंज, सॉरी, COCN6। इसका कलर आ रहा है येलो। ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ये इनके कलर हैं। तो अब्सॉर्ब लाइट कौन सी होगी? अब्सॉर्ब रेडिएशन कौन सी होगी? जिसका कलर ग्रीन आ रहा है उसने क्या अब्सॉर्ब किया होगा? रेड। जिसका कलर ऑरेंज आ रहा है उसने क्या अब्सॉर्ब किया होगा? ब्लू। और जिसका येलो नजर आ रहा है उसने अब्सॉर्ब किया होगा वॉयलेट। सबसे ज्यादा एनर्जी वाली लाइट अब्सॉर्ब की है। क्यों अब्सॉर्ब की मैक्सिमम एनर्जी वाली लाइट? क्योंकि इसका लिगेंड स्ट्रॉन्गेस्ट था। CN is the strongest ligand, so splitting energy will be maximum, होनी भी चाहिए। फ्लोरीन वीकेस्ट लिगेंड है, delta O is minimum, that is why it will absorb lowest energy radiation of red light. तुम देख रहे हो इन सब में कोबाल्ट +3 स्टेट में है, पर कलर सबके अलग अलग है ना। लिगेंड अलग आते ही कलर अलग हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंट होगी। अब जंप करने के लिए जो एनर्जी एब्सॉर्ब करनी है वो डिफरेंट होती जा रही है। मुझे बताओ ये कलर का रिलेशन कैसे आया स्प्लिटिंग एनर्जी के साथ? ये क्लियर हुआ या नहीं इस एग्जाम्पल से? अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्सेस के कलर दे दिए जाएं, यू कैन इजीली मेक आउट कि इनमें से किस कॉम्प्लेक्स का लिगेंड स्ट्रॉन्गर होगा उस कलर को देख के। पहले कलर देखेंगे, कलर के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की एनर्जी चेक करेंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री कलर की एनर्जी ज्यादा है तो वो लिगेंड स्ट्रॉन्गर। ये चीज कोई भी थ्योरी अब तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई एक्सेप्ट दिस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। Isn't it interesting? एक बड़ा अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ, वो टेस्ट ट्यूब डाल के रखा हुआ था। वो एक मैं तुम्हें वो एग्जांपल बताती हूँ कि कैसे उसने इसको एक्सप्लेन किया था। ये स्लाइड लिखी सबने, दिस वन। उसने दिया हुआ था कि एक कॉम्प्लेक्स है निकल का एक्वा सोल्यूशन है ग्रीन कलर का, इसका कलर ग्रीन है और उसमें EN डाला, इथिलीन डायमीन। तुम्हें तो पता है 6 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे तो 2 वाटर के निकलने पर एक EN आएगा, है ना। तो अगर मान लो यहाँ पर 2 वाटर निकले, 4 आया तो एक EN आया। अभी हम प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 वीक लिगेंड निकले और एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया और इसका कलर पेल ब्लू हो गया। ये जो ग्रीन था इसने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की होगी? रेड एब्जॉर्ब की होगी। लेकिन पेल ब्लू का मतलब अब इसने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की? ऑरेंज। पेल ब्लू है तो इसका मतलब रेड ऑरेंज एब्जॉर्ब की होगी। तो ये पता ना ऑरेंज का की एनर्जी ज्यादा होती है रेड से।
मतलब थोड़ी ज्यादा एनर्जी वाली लाइट एब्जॉर्ब कर। वी कीप ऑन एडिंग En। उसने जो टेस्ट ट्यूबों में यही दिखाया हुआ है, जाकर देखना एक बार। फिर और En डालते गए, इस बार फिर से 2 वाटर मॉलिक्यूल और निकले, 2 ही रह गए, 2 En आ गए। अब उसका कलर हो गया ब्लू पर्पल। मतलब इसने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की होगी? ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो एब्जॉर्ब्ड। येलो की एनर्जी ज्यादा होती, थोड़ी ज्यादा एनर्जी वाली लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली। जब एक्सेस डाल दिया, सारे ही वाटर मॉलिक्यूल En से रिप्लेस हो गए और ये NiEN3 पहुंच गया, तो उसका कलर पूरा ही वॉयलेट हो गया। मतलब अब लाइट जो एब्जॉर्ब हुई, येलो लाइट एब्जॉर्ब हुई, पूरी तरह से येलो एब्जॉर्ब। और इसका रीजन तुम्हें क्लियरली समझ में आ रहा होगा। En इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता जाएगा, स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए ज्यादा एनर्जी वाली लाइट लेनी पड़ेगी, और इसीलिए इसका कलर चेंज हो जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? यही रीजन है कि जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते या पूरे इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, उनको जनरली कलरलेस होते हैं। कि कॉपर +1 जो D10 कॉन्फ़िगरेशन है, जिंक +2 जो D10 कॉन्फ़िगरेशन है, या सिल्वर +1 D10 कॉन्फ़िगरेशन है, टाइटेनियम +4 जो D0 कॉन्फ़िगरेशन है, दे आर कलरलेस। अगर सारे इक्वली ऑक्यूपाइड होंगे फिर तो इलेक्ट्रॉन कहीं जंप नहीं करेगा ना, कलर भी नहीं आएगा। ये आया समझ में? दे आर कलरलेस। No DD transition is possible. No DD transition is possible. DD ट्रांजिशन मतलब लोअर वाले D से हायर वाले D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए। तो जो कंप्लीटली फिल्ड है या वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, D ऑर्बिटल हैं जिनमें, वो सब कलरलेस होते हैं। Transition metal ion having fully filled D orbitals or empty D orbitals are colorless due to absence of DD transition. और इसी तरह से बेस्ट एग्जांपल है ब्लू विट्रियोल, CuSO4.5H2O, D9 कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, उसकी वजह से इसका कलर ब्लू है। वो किसी 4p वगैरह में चला जाएगा। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है ना, 4 वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड है और 1 वाटर इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। बट जब हम इसको एनहाइड्रस करते हैं तो ये व्हाइट हो जाता है। एनहाइड्रस इज व्हाइट। इसका रीजन क्या है? क्योंकि एनहाइड्रस में लिगेंड नहीं है, लिगेंड नहीं है तो स्प्लिटिंग भी नहीं है, कोई ट्रांजिशन भी नहीं होगा। सो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज व्हाइट बट हाइड्रेटेड इज ब्लू। उसका रीजन क्या है? इन एब्सेंस ऑफ ligand, water, all d orbitals, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में, all d orbitals are degenerate, सेम एनर्जी वाले हैं, तो कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रांजिशन के लिए। degenerate and no transition is possible. No transition is possible. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं हुई। Absence of ligand crystal field splitting doesn't takes place and the substance will be colorless.
in absence of ligand, crystal field splitting ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के कलर। कलर के दो रीजन होते हैं, एक तो ये रीजन जो मैंने डी ट्रांजिशन बताया, एक और रीजन होता है चार्ज ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर। पहले मुझे बताइए यहां तक क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट इसमें? दूसरा रीजन कलर का है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। एक डी ट्रांजिशन था जो भी मैंने बताया, दूसरा चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन है। कुछ ट्रांजिशन मेटल ऐसे होते हैं जिनके पास कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता फिर भी कलर्ड होते हैं। तुम देखो MnO4-, इसमें मैग्नीज +7 है, D0 है। क्रोमेट आयन है, इसमें क्रोमियम +6 स्टेट में है, D0 है, और ये कलर्ड है। तुम्हें पता है इसका डीप पर्पल पिंक कलर होता है, और क्रोमेट आयन येलो कलर के होते हैं, डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज होते हैं। तो बिना इलेक्ट्रॉन के भी कलर क्यों हुआ? इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो ट्रांजिशन मेटल इतनी हाई स्टेट में है कि जो अनायन ऑक्सीजन है उसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, और जब इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह ले रहे हैं, तो अनायन के इलेक्ट्रॉन की वेव अगर मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट होती है तब भी विजिबल लाइट का कुछ पार्ट उसमें इन्वॉल्व होता है, और इसीलिए कलर आ जाता है। इसी को हम चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन कहते हैं। सो सम ट्रांजिशन मेटल complexes or compounds are colored even though some transition metal complexes or compounds with D0 configuration with no d electron are colored due to electronic transitions in visible region that do not involve d electron. और इसमें डी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए तो फिर कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए? अनायन के इलेक्ट्रॉन। For example, in MnO4 negative, electrons in filled orbitals of oxygen, electrons in oxygen are excited to vacant d orbital of manganese. मैंगनीज पर चार्ज बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये खींच लेगा इस इलेक्ट्रॉन को, और इस तरह से इसमें कलर आ जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन लिगेंड का काम कर रहा है, और इस तरह के कॉम्प्लेक्स के कलर बहुत डार्क होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल में कलर के दो रीजन होते हैं, या तो उनके स्प्लिटिंग हो जाए डी ऑर्बिटल की लिगेंड की प्रेजेंस में, और उनके एनर्जी का डिफरेंस हो जाए, और उनका इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जंप कर जाए। दूसरा रीजन हो सकता है कि मेटल पर हाई पॉजिटिव चार्ज हो और वेकेंट ऑर्बिटल हो, और अनायन का इलेक्ट्रॉन वो खींच ले और उनमें ले ले। यही रीजन है कि ज्यादातर सल्फाइड और आयोडाइड कलर्ड होते हैं। तुम बता सकते हो भाई? एनीवन? आर जनरली कलर्ड?
बाय। कुछ आइडिया? क्योंकि सल्फाइड और आयोडाइड का साइज बड़ा है। अगर बड़ा साइज है तो उनका इलेक्ट्रॉन कोई भी मेटल आयन ले लेगा ना। अगर मेटल पे कम चार्ज भी हुआ तो भी सल्फाइड आयोडाइड आर रेडी टू गिव देयर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पावरफुल है ना, वो तो अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास पकड़ के रखेगा। उसको खींचने के लिए मेटल पे चार्ज पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए, पर सल्फाइड आयोडाइड से तो कोई भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसलिए इनमें चार्ज ट्रांसफर बहुत जल्दी हो जाता है। That is why sulfide and iodides are colored, because they can be easily polarized. Their electron cloud can be easily driven to the metal, even if the metal is in lower oxidation state. मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि कलर कैसे चेंज होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इनकी स्टेबिलिटी के फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी तक तो तुमने एक चीज नोटिस की होगी, क्या? कि लिगेंड की स्ट्रेंथ, मेटल का चार्ज, ये सब उसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट इसके अलावा भी और कौन कौन से फैक्टर्स हैं विद एग्जांपल्स, हम वही करने वाले हैं। बट मेन पार्ट हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का अभी जो हमने किया बहुत इंपॉर्टेंट था। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा जो आज हमने किया है। इसको आज ही जाके एक रीडिंग जरूर लगाना। नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली शायद सैटरडे को या संडे को तुम्हारी बायोमोलिक्यूल की रिवीजन क्लास हो।